बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, Bengal government stands tall and true towards the commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। ये भारत का एक परिवर्तन का समय आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको किस रूप में आगे बढ़ाया है, मैं ये बताना चाहता हूँ। यदि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी हैं और सबसे युवा देश भी हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर की होने वाली टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। और आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस ढंग से सिस्टमेटिकली उसमें मामला आगे बढ़ा। इंटरनेट के यूजर्स 2014 में 24 करोड़ थे और अब 82 करोड़ हो गए, 3 गुनी संख्या बढ़ी है। 2023 का आंकड़ा है। फोन 1.2 बिलियन मोबाइल फोन हैंडसेट के यूजर्स हो गए हैं और 67 करोड़ स्मार्टफोन के यूजर्स हो गए हैं। एवरेज स्पीड ऑफ इंटरनेट जो इनके जमाने में 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड होती थी, वो अब 30 मेगाबाइट पर सेकंड है। और सभापति महोदय, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। डाटा की स्पीड के साथ डाटा की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। और 1 GB डाटा की कीमत इनके जमाने में 270 रुपए थी और वो अब घटकर 19 रुपए हो गई है, यानी 25 गुना कम किया है। ये जरूरी था कि भारत को अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ना है, और तब हम जाके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 46% वर्ल्ड के हिस्से के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में भी हमने लंबी छलांग मारी है। 2014 में मोबाइल हैंडसेट बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और 4,10,000 करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट आज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और जो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले 100% भारत में कंज्यूम भी हो रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स में भारत 78वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है और पेटेंट जो 2014 में 4,000 थे, आज 41,000 पेटेंट हो गए।
और महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो विश्व में भी हम किस रूप से हमारी स्वीकार्यता आगे बढ़ रही है। आज सक्षम विदेश नीति के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यहां विदेश मंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। और यह बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। रशिया से हमने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया है जो रूस ने किसी को नहीं दिया, और अमेरिका से हमने प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं जो नाटो के बाहर उसने किसी को नहीं दिए। आप सोचिए यह सक्षम विदेश नीति क्या संभव है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने सबसे सक्षम हथियार भारत को देने के लिए तैयार हो। और मैं एक वाकया बताना चाहता हूं, हमारे विरोधी विदेश नीति को हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चश्मे से देखते रहते हैं और उसमें देश का नुकसान होता रहता था। कोई इजराइल जाता था तो फिलिस्तीन नहीं जाता था, फिलिस्तीन से बात करेगा तो इजराइल से बात नहीं करेगा। पर मैं एक घटना बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब फिलिस्तीन जा रहे थे तो वो जॉर्डन में रुके और जॉर्डन के शाह ने कहा कि वो उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर में उनको भेजेंगे पैलेस्टीन। उल्लेखनीय बात यह है कि जॉर्डन के शाह हुसैन प्रोफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है, एक ही परिवार है जो प्रोफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है। और आप सोचिए, जॉर्डन का प्लेन था, हेलीकॉप्टर जा रहा था पैलेस्टीन और उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फाइटर्स। आप सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन कभी किसी एक देश के साथ अगर एक रूप में कभी हुए हो तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या डिप्लोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में भारत एक नए सिरे से एक नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ आगे दिखाई पड़ रहा है। परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे जो विरोधी हैं वो इस विषय के लेकर जिस प्रकार का वातावरण इन चुनावों के दौरान दिखा, उसमें भी एक विदेश का संबंध दिखा। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। अरे भाई, विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो? और उसके बाद भी, और ये इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की। उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इन वर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आपने बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का व्यक्ति 120 करोड़ देशों के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला? मगर अफसोस, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत का ये बदलाव एक बड़ा बदलाव हो रहा है।